गुड मॉर्निंग बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। आज इनकम टैक्स की इस क्लास में हम कैपिटल गेन में हमारा ये लेक्चर नंबर 2 है। इसमें आज हम कंटिन्यू करेंगे कैपिटल गेन के पोर्शन को। लास्ट क्लास में बताया गया था कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन दो तरीके से हो सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। इसको कैलकुलेशन करने का तरीका भी बताया गया था। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन नहीं होता, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में इंडेक्सेशन होता है। और इंडेक्सेशन की फॉर्मूला इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू होता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू 301, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का इंडेक्स नंबर है, डिवाइड बाई इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट मल्टीप्लाइड बाई 301 इस साल का इंडेक्स नंबर है, डिवाइड बाई इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। यहाँ क्वेश्चन था कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होते हैं। एक्चुअली प्रीवियस ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, नोटिफाई किए जाते हैं, जो कि ये बेस ईयर 2001-2 है जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इस बार का फाइनेंशियल ईयर जिसका एग्जाम होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21, जिसको असेसमेंट ईयर 21-22 बोलते हैं, का इंडेक्स नंबर 301 है। अब हम अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का अर्थ क्या होता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का अर्थ है जिस वैल्यू पर आपने किसी संपत्ति को बेचा है उसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहते हैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि सेलर को गेन होगा, इसलिए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू को ही ध्यान में रखना है। इफ द क्योंकि जो बायर है उसके लिए वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। दूसरा चीज है कि अगर आप किसी कैपिटल एसेट को एक्सचेंज करते हैं तो ऐसी स्थिति में उस कैपिटल एसेट को एक्सचेंज करने के लिए जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो मानी जाएगी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, या इसे हम ग्रॉस सेल प्रोसीड भी कह सकते हैं। थर्ड है, यदि ईएसओपी के अंतर्गत एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के अंतर्गत अगर मान लिया किसी अंश को आदि को गिफ्ट या किसी अन्य रूप में जब कर्मचारी को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में कोई शेयर्स, डिवेंचर्स आदि मिलते हैं कंपनी के द्वारा, एम्प्लॉय के द्वारा, और वो तब वे उनका जो फेयर मार्केट वैल्यू है ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। चौथा है लैंड एंड बिल्डिंग। ये दोनों के केस में कंसिडरेशन ये देखना होगा कि जो कंसिडरेशन रिसीव्ड है अगर वो स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा निर्धारित वैल्यू से कम है तो स्टैम्प पेपर के लिए, स्टैम्प वैल्यू के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टैम्प वैल्यू के हिसाब से होगी। तो ऐसी स्थिति में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ बात को ध्यान में रखना होगा, यदि 110% से कम है अंतर, एक्चुअल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या एक्चुअल कंसिडरेशन का 110% से ज़्यादा नहीं है स्टैम्प वैल्यूएशन, तो ऐसी स्थिति में सेल कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा। और यदि वो उससे ज़्यादा है तब ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा वैल्यू मानी ली जाएगी। और अगर सेल कंसिडरेशन स्टैम्प वैल्यूएशन के मुताबिक कम है तो स्टैम्प वैल्यूएशन की जो वैल्यू होगी वही उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी। अर्थात अगर कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन है 5 लाख रुपया और स्टैम्प वैल्यूएशन के हिसाब से वैल्यूएशन है आपका 7 लाख रुपया, तो ऐसी स्थिति में स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की जो वैल्यू है उसी को हम ग्रॉस सेल प्रोसीड या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सामने देखिए स्क्रीन पे एक एग्जांपल लेके समझाया गया है कि 5 लाख रुपए स्टैम्प वैल्यूएशन है, एक्चुअल कंसिडरेशन 545 है। 545 और
5 लाख के बीच केवल 45,000 का अंतर है, जो कि 10% से कम है। इसलिए स्टैम्प वैल्यूएशन के लिए जो कम वैल्यू है वही स्टैम्प वैल्यूएशन की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे। और दूसरे केस में 10% से ज्यादा, 110% से ज्यादा हो गया है, तो वो ऐसी स्थिति में हम ज्यादा वाली फिगर को लेंगे, और अगर 10% ही है तो ऐसी स्थिति में 5 लाख ही लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। मिस्टर अनुज ने एक एग्रीमेंट किया एक बिल्डिंग को ट्रांसफर कराने के लिए 1/8/2020 को, और उन्होंने उस दिन जो सेल कंसिडरेशन डिसाइड किया वो 55,000 रुपये था। उन्होंने एक दिन पहले अर्थात 31/7/2020 को 5,000 रुपये एडवांस मनी का चेक ले लिया, और उस दिन जिस दिन उन्होंने ये चेक लिया और एग्रीमेंट किया, उस दिन स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू थी 60,000, अर्थात 1/8/2020 को उन्होंने कंसिडरेशन लिया 55,000 रुपया, और स्टैम्प वैल्यूएशन के मुताबिक था 60,000 रुपया, और रजिस्ट्री जिस दिन कराई वह तारीख थी 21/10/2020, और 21/10/2020 को स्टैम्प वैल्यूएशन था 78,000। अब यहाँ पर आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कि यदि आपने सेल कंसिडरेशन कम किया, और तो पहला प्रश्न तो ये उठता है कि हम कौन सी डेट को फाइनल डेट मानेंगे, 1/8/20 को मानेंगे या 21/10/20 को मानेंगे। तो जवाब है, जिस दिन आपने कंसिडरेशन के लिए एग्रीमेंट किया और उसके बदले अगर आपने एडवांस मनी ली उस दिन या उससे पहले, उसके बाद नहीं, उस दिन या उससे पहले, तो वो डेट मानी जाएगी। तो उसके मुताबिक 1/8/2020 की डेट ही मानी जाएगी। क्लियर? अर्थात हमारे पास जो ग्रॉस सेल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो माना जाएगा 60,000 रुपया इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर रूल है सेक्शन 50C सबसेक्शन 1 में बताया गया है कि आप जिस दिन एग्रीमेंट करते हैं उस दिन या उससे पहले जो एडवांस मनी लेते हैं वो अगर आपने ली है, तो उस दिन की जो वैल्यू है उसे हम कंसिडरेशन में कंसीडर करेंगे स्टैम्प वैल्यूएशन के हिसाब से, ना कि बाद वाली तारीख जिस दिन आपने। अब अगला आता है कि हमने यहाँ पर पढ़ा था, अभी हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात समझी लैंड बिल्डिंग के बारे में, लेकिन अब किसी भी कैपिटल एसेट के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैसे डिटरमिन किया जाता है, तो वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। अभी तो डेट की बात की, अब वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो वैल्यू निकालने का बहुत सिंपल सा रूल है, जितने में आपने वो असेट परचेज करी और उस असेट को एक्वायर करने में जितना आपने खर्चा किया, उसे हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की श्रेणी में कहेंगे, और उस वैल्यू को ही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहेंगे। उदाहरण से समझते हैं, यदि आपने 60 लाख की कोई संपत्ति खरीदी और 6 लाख रुपए ब्रोकरेज के दिए, तो आपकी 60 लाख जमा 6 लाख, तो आपका स्टैम्प ड्यूटी और ये सब जोड़ने के पश्चात आपका 66 लाख रुपया आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा। इसमें एक नया महत्वपूर्ण बात समझने की है कि यदि कोई पर्सन किसी कैपिटल एसेट को एक्वायर करने के लिए मनी बोरो करता है, उधार पैसा लेता है, तो उस उधार पैसे पे बोरोड मनी पर जो वो इंटरेस्ट पे करेगा, वो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का पार्ट मानी जाएगी, बशर्ते उसने उसके लिए कोई भी क्लेम कहीं भी ना लिया हो। अब आता है कि हमने बोला कि हमने कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई असेट खरीदी तो जो उसकी लागत है वो उसकी हो जाएगी। अब यहाँ दो केस बन सकते हैं कि या तो पर्सन ने उसको स्वयं एक्वायर किया हो, स्वयं खरीदा हो, या ये भी तो हो सकता है कि उसे किसी अन्य व्यक्ति ने वो संपत्ति गिफ्ट या विल की फॉर्म में आई हो। तो हम पहला केस लेते हैं कि जब पर्सन खुद, असेसी खुद सेल्फ एक्वायर्ड करता है उस संपत्ति का, तब क्या होगा, तब हम उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें हटाना है। ऐसी स्थिति में हमारे सामने दो ऑप्शन है। ये देखना होगा कि हमने, उस व्यक्ति ने, उस एसेसी ने उस कैपिटल एसेट को
1 अप्रैल 2001 या उसके पश्चात अगर खरीदा है तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अर्थात 1 अप्रैल 2001 कट डेट बेस ईयर, जो भी पीछे बेस दिखाए थे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के लिए, तो 1 अप्रैल 2001 या उसके पश्चात यदि किसी एसएससी ने कोई असेट स्वयं परचेज करी है तो जितने में उसने परचेज करी है, एक्वायर करी है, उतनी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। अब आप पूछ सकते हैं कि सर अगर मान लिया 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी होती तो उसका जवाब है कि यदि लॉ कहता है कि 1 अप्रैल 2001 से पूर्व यदि कोई कैपिटल असेट एक्वायर की गई है तो ऐसी स्थिति में एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसने की उसने खरीदी थी या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001, दोनों में जो हायर है, दोनों में से किसी एक को ऑप्ट कर सकता है। ऑब्वियस है कि वो हायर वाली फिगर को ही बढ़ा पसंद करेगा, उसी को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसका इन्फ्लेशन अगर लॉन्ग टर्म है तो उसका इंडेक्सेशन होगा, और अगर शॉर्ट टर्म होगा तो वो हायर अमाउंट घटेगा तो उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कम हो जाएगा। तो इसलिए यहां पर हमने बोला कि 1 अप्रैल 2001 से पूर्व प्राप्त की गई एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 दोनों में जो ज्यादा है वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। ये नियम, सेम नियम, अब आप कहोगे सर प्रीवियस अगर गिफ्ट में मिली तो क्या होगा? अगर किसी एसएससी को कोई एसेट एज ए गिफ्ट मिली है तो ऐसी स्थिति में उस एसएससी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही होगी जो प्रीवियस ओनर की होती है, वही होगी जो प्रीवियस ओनर की होती है। अब आप कहेंगे सब प्रीवियस ओनर ने भी तो ये हो सकता, हमने एक बात यूज करी कि जो गिफ्ट और विल की है वह वही होगी जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही एसएससी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। तो एक सेम क्वेश्चन फिर अराइज होगा कि अगर प्रीवियस ओनर ने वो असेट कब प्राप्त की, यदि प्रीवियस ओनर ने वह असेट 1 अप्रैल 2001 या उसके पश्चात प्राप्त की है, एक्वायर करी है, इन दैट केस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ओनर ही एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू एसएससी हो जाएगी। और अगर उस प्रीवियस ओनर ने 1 अप्रैल 2001 से पूर्व किसी एसेट को एक्वायर किया है तो ऐसी स्थिति में फिर वही रूल लागू होता है कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ओनर और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 whichever is higher is equal to cost of acquisition हो जाएगा। इसमें कुछ बातों को ध्यान में बार बार रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय कि यदि कोई भी एसएससी 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की तरह एक्सेप्ट कर लेता है, अडॉप्ट कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में 1 अप्रैल 2001 से पहले जितने भी उसने एडिशन से इंप्रूवमेंट्स कराए थे उन्हें कंसीडर नहीं होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी करदाता ने 1975 में कोई मकान खरीदा और फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को अगर 75,000 में खरीदा और 1 अप्रैल 2001 को उसकी वैल्यू 2 लाख होगी तो 2 लाख मान ली जाएगी। अगर इस अवधि में उसने 25,000 रुपए में फर्स्ट फ्लोर बनवाया तो वो कंसीडर नहीं होगा। लेकिन 1 अप्रैल 2001 की चूंकि उसने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए फेयर मार्केट वैल्यू को अडॉप्ट कर लिया है, इसलिए 1 अप्रैल 2001 या उसके पश्चात किए जाने वाले सभी इंप्रूवमेंट्स एंड एडिशंस को कंसीडर किया जाएगा। तो नटशेल में 1 अप्रैल 2001 की अगर वो अडॉप्ट करता है फेयर मार्केट वैल्यू को एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो उससे पूर्व के नहीं कंसीडर होते, पहले के कंसीडर नहीं होते, बाद वाले कंसीडर होते हैं। लेकिन और इसी प्रकार से डेप्रिशिएबल एसेट्स पर फेयर मार्केट वैल्यू का रूल लागू नहीं होता। तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि गुडविल ट्रेडमार्क मतलब सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जो हैं, यदि आपने खरीदी हैं तो जितने में खरीदी है वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, और अगर आपकी वो सेल्फ जनरेटेड है तो ऐसी स्थिति में वही उनकी वैल्यू कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो मानी जाएगी।
एक तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल कितनी थी, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू की रेलिवेंस क्या है, और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर कैपिटल गेन पर्पस क्या होगा। इसमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये पहले बता दूं कि यदि किसी असेट को आपने 1 अप्रैल 2001 या उसके पश्चात खरीदा है, तो ऐसी स्थिति में फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 को इररेलीवेंट हो जाएगी, उसे नहीं देखना है। पहला असेट, पहला केस देखते हैं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000 है, आपने 1/6/1988 को एक्वायर करी थी, तो इसका मतलब है 1 अप्रैल 2001 से पूर्व ले ली है। 1 अप्रैल की वैल्यू 95,000 है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 95,000 मानी जाएगी। सेकंड केस में हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 60,000 है, 1/7/91 को हमने एक्वायर करा था, बट फेयर मार्केट वैल्यू डाउन हो गए 55 रह गई, तो एसएससी के पास ऑप्शन है कि वो 60,000 ले या 55,000 ले, तो अर्थात वो 60,000 का ही ऑप्शन एडॉप्ट कर लेगा। थर्ड केस में देखिए 70,000 का एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, 1/6/94 का उसका डेट ऑफ एक्विजिशन है, और फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख हो गई। ऑब्वियस है कि दोनों में जो ज्यादा 2 लाख है वही कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। फोर्थ केस में देखिए 80,000 एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, 1/1/2004 को ही असेट खरीदी थी, उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 4 को 1 को सॉरी 75,000 हो गई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 अप्रैल 2001 के बाद आपने असेट खरीदी है, तो हम 75,000 दैट इज 1/4/2001 की वैल्यू को देखेंगे ही नहीं, सीधा 80,000 उसकी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। फिफ्थ केस में उसने 90,000 रुपए में 1/4/2001 को खरीदी और उसी दिन वही वैल्यू थी, तो सेम वैल्यू मानी जाएगी। सिक्स केस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 75,000 है, 1/8/2014 को असेट एक्वायर करी है, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को 45,000 थी। मैंने अभी बताया कि यदि आप किसी भी एसेट को 1 अप्रैल 2001 के पश्चात ऑन या आफ्टर खरीदते हैं, तो हम फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को नहीं देखेंगे। सिंपल सी बात है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 75,000 ही 75,000 हो जाएगा। सातवें केस में भी सेम बात है कि 75,000 ही रहेगा, और आठवें केस में भी 2,50,000 है, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 के बाद है, इसलिए हम केवल सीधा एक्चुअल कॉस्ट को ही हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। नाइन्थ केस में 65,000 है, 1/8/2020 की वैल्यू है, तो 65 है, तो 65,000 ही मानी जाएगी। 10वें केस में 95,000 ध्यान से देखिए, 1/1/2000 लिखा हुआ है, कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पर बच्चे को, तो इसलिए 1/4/2001 की वैल्यू 1 लाख है, दोनों में ज्यादा है 1 अप्रैल 2001 की वैल्यू, इसलिए यही हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 लाख होगी। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया होगा। अब हम करेंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस में जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको कंसीडर करना है। तो पहला केस है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द केस ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज। इसमें बार बार एक ही बात बोलेंगे, 1 अप्रैल 2001 से बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ही देखते रहिए। 1 अप्रैल 2001 से पहले प्राप्त किसी भी संपत्ति के लिए 1 अप्रैल की फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन दोनों में जो ज्यादा है वही एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। तो शेयर्स के मामले में भी सेम रूल लागू हो रहा है। लेकिन अगर आपने ये सेट 1 अप्रैल 2001 के बाद एक्वायर करी है, तो अब ऐसी स्थिति में उसके बाद वाली अधिकरण की एक्चुअल कॉस्ट ही मानी जाएगी। दूसरे केस है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स इशू। राइट शेयर्स कौन से होते हैं? जब एक कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही फ्रेश इशू कंपनी करने जा रही है, उनका अधिकार देती है, राइट खरीदने का अधिकार देती है। तो एंटाइटलमेंट में जितने पैसे एक शेयर होल्डर अपनी कंपनी को राइट शेयर्स के एक्विजिशन के लिए देगा, वही उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर जो बाजार में 2,200 रुपए का मिल रहा है, राइट इशू किया 1,000 रुपए में।
तो 1200 रुपए का उसे फायदा हो रहा है, तो कंपनी को उसने 1000 रुपए प्रति शेयर अगर दिया तो उसके प्रति शेयर 1000 रुपए ही एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी। लेकिन यदि वो व्यक्ति उस अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को दे देता है, अर्थात ए ने ये अधिकार बी को दे दिया कि भाई तू मेरा एक शेयर खरीद लियो, लेकिन बदले में मुझे 100 रुपए दे दे, तो उसने ऐसे बोलते हैं रिनंसिएशन ऑफ राइट करना उसके पक्ष में। तो बायर ने एक शेयर का राइट अगर खरीद लिया, तो बायर ने क्या दिया, 100 रुपए तो सेलर को दिए राइट वाले को, और 1000 रुपए कंपनी को दिए। तो ऐसी स्थिति में बायर के लिए, बायर के लिए राइट जो उसने बाई खड़ा करा है उसके लिए 100 रुपए एक दिया प्लस 1000 एक दिया, अर्थात 1100 रुपए दिया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1100 रुपए हो जाएगी। और सेलर के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उस राइट की नील हो जाएगी, क्योंकि उसने तो अपना अधिकार बेच दिया। जैसे कि तो अगर उसने 100 रुपए में बेचा था इस केस में, तो ऐसी स्थिति में 100 माइनस नील इक्वल टू 100 रुपए उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर प्रतीक द्विवेदी के पास 1000 इक्विटी शेयर्स थे, मार्केट प्राइस 650 रुपए था। कंपनी ने 250 रुपए का 250 राइट शेयर्स इशू किए, 300 रुपए के भाव पर किए। तो कंपनी ने उसने ये राइट मिस्टर कमल को 75 पर शेयर की फॉर्म में दे दिया, अर्थात प्रतीक द्विवेदी ने खुद ना खरीद के 250 इंटू 75 रुपए कमल से ले लिए। तो ऐसी स्थिति में उनको ग्रॉस सेल प्रोसीड जो हुआ 18,750 का हुआ, और उसमें से लेस कर दिया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट नील, क्योंकि प्रतीक द्विवेदी के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। प्रतीक द्विवेदी को मिले 18,750 प्लस उसके खरीदने की लागत नील थी, तो उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन प्रतीक द्विवेदी के लिए हो गया 18,750 रुपए। अब क्वेश्चन आता है मिस्टर कमल के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी। मिस्टर कमल ने 75 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से, तो 18,750 रुपए तो मिस्टर प्रतीक द्विवेदी को दिए हैं, प्लस कंपनी को 300 रुपए के हिसाब से, कंपनी को 300 रुपए के हिसाब से 250 शेयर का राइट के लिए 75,000 कंपनी ने को दिए हैं, अर्थात 250, एक मिनट दोबारा से बताते, 250 शेयर्स का राइट था, 75 रुपए के राइट रेट से उसने 18,750 रुपए मिस्टर प्रतीक द्विवेदी को दिए हैं, और 250 शेयर के लिए 300 रुपए के हिसाब से कंपनी को 75,000 रुपए दिए हैं। तो अर्थात मिस्टर कमल ने कंपनी को 75,000 दिए और मिस्टर प्रतीक द्विवेदी को 18,750 दिए। तो टोटल हमारी मिस्टर कमल के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी 93,750, 93,750। तो हम समझे यहाँ पर कि मिस्टर कमल के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 93,750 हो जाएगी, और मिस्टर प्रतीक द्विवेदी का जो ग्रॉस सेल प्रोसीड है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 18,750 रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। पांचवा एग्जांपल समझते हैं। मिस्टर किशोर कुमार ने 1000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपए वाले 60 रुपए पर शेयर के हिसाब से 2/8/2008 को खरीदे। तो हमें समरी लिख लेनी चाहिए कि 1000 शेयर हमने खरीदे और उसने 800 रुपए ब्रोकरेज दिया, अर्थात 60,000 रुपए प्लस 800, 60,800 रुपए का उसने इक्विटी शेयर परचेज किया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उन्हें 100 बोनस शेयर 6/6/12 को मिल गए, अर्थात 1 अप्रैल 2001 के बाद मिले, तो 100 बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील हो गई। उन्हें राइट शेयर 200 शेयर्स का मिला 25 रुपए के हिसाब से, तो 25 इंटू 200 ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर्स हो गई। इन्होंने 100 बोनस शेयर 160 के हिसाब से बेच दिए, और राइट वाले भी इन्होंने 160 के हिसाब से बेच दिए। तो अब कैसे इनका इन्फ्लेशन इंडेक्स निकालने, कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगी देखते हैं। बोनस शेयर का ग्रॉस सेल प्रोसीड हो गया 100 इंटू 160, 16,000 रुपए। बोनस शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाएगी, क्योंकि 1 अप्रैल 2001 के बाद एक्वा मिले हैं, और तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 16,000, 12 महीने से ज्यादा अवधि का है। राइट शेयर्स 12 महीने से कम अवधि का है रखा गया है, तो 200 शेयर्स को इन्होंने 160 से बेच दिया 32,000,
इसमें से लेस किया कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स 25,000 से 5,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 25,000 क्योंकि 12 महीने से कम की अवधि है। तो टोटल कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म 16,000 रुपया और शॉर्ट टर्म 25 इजकल टू 41,000 रुपया। तीसरा है कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑप्शन टू एम्प्लॉइज। हमने भी ऊपर बोला था ईएसओपी में जब हम मिलते हैं किसी कर्मचारी को कोई शेयर्स, तो उसे एज ए परक्विजिट जो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 सैलरी में है उसके हिसाब से उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू का हिसाब से वैल्यूएशन हुआ वही माना जाएगा। फोर्थ केस है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द केस ऑफ एडवांस मनी रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस नेगोशिएशन। जब आप किसी भी आपने कोई संपत्ति को सपोज मिस्टर एक्स ने एक संपत्ति को 60 लाख रुपए में बेचने का वाई को कॉन्ट्रैक्ट किया। वाई ने कहा जी मैं 60 लाख रुपए दे दूंगा, 3 महीने का समय दे दो। उसने कहा सही है और एडवांस मनी दे दी उसने 1 लाख रुपया। तो एक्स ने 1 लाख रुपए 3 महीने बाद जब वाई नहीं आए तो उन्होंने फॉरफिट कर लिए। तो एक्स को कहा जाएगा कि एक्स फॉरफिटेड एडवांस मनी। अब क्वेश्चन राइज होता है अगर ऐसा फॉरफीचर 1 अप्रैल 2014 से पहले किया गया, 1 अप्रैल 2014 से पहले किया गया, तो ऐसी स्थिति में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है या रिटर्न डाउन वैल्यू है या फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें से ये 1 लाख रुपए घटा दी जाएंगे। अर्थात इस एग्जाम्पल में हमने चूंकि 1 लाख लिया तो 1 लाख रुपए घटा दी जाएंगे, या इस तरह से कहना चाहिए द फॉरफिटेड एडवांस मनी रिसीव्ड को हम घटा देंगे। लेकिन यदि 1 अप्रैल 2014 या उसके पश्चात या आपने फॉरफिट किया है तो ऐसी स्थिति में वह 1 लाख रुपया अर्थात एडवांस मनी फॉरफिटेड रिसीव्ड एंड फॉरफिटेड जो है वो उस वित्त वर्ष की इनकम बन जाएगी जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने इसे फॉरफिट किया है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में ये टैक्सेबल होगी। इसका मतलब अब आपने समझा कि कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन 2 तरीके से हो सकता था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। थैंक यू वेरी मच। आज ये लेक्चर नंबर 2 कैपिटल गेन इनकम टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए असेसमेंट ईयर 2021-22 का कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।